श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो मंत्रिमंडल के जो कार्य थे उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो आज बात करेंगे न्यायपालिका की। जो सरकार के जो 3 अंग थे, सरकार के कितने अंग थे? 3 अंग। अपने सरकार के अंगों की बात की थी कि जो सरकार के कितने अंग थे? सरकार के 3 अंग थे। तीनों में से एक न्यायपालिका है। सरकार, इसके 3 अंग थे। एक थी व्यवस्थापिका, एक थी कार्यपालिका और एक थी आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो ये न्यायपालिका है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि सरकार का तीसरा अंग माना जाता है। अब न्यायपालिका की व्यवस्था क्यों की गई थी कि देश में जो कार्य संपादित होते हैं, शासन संबंधी जितने भी कार्य हैं, संविधान में जितने भी जो नीतियां हैं, उन पर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने देश में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब न्यायपालिका में अपन देखते हैं कि सरकार का कौन सा अंग है? न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। कौन सा है? सरकार का तीसरा अंग है। अब न्यायपालिका में जो सर्वोच्च सीढ़ी होती है वो कौन होती है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। आज अपन सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता। अंतिम न्यायालय होता है अपने देश का। राज्य के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनसे संबंधित अपील इसमें सुनी जा सकती हैं। तो ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। भाई सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जा सकता है? गठन की बात करेंगे अपन। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करेंगे। यहाँ पर गठन की बात करेंगे। गठन में सबसे पहले देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं अपन। देखिए, मूल रूप से यानी कि मूल संविधान की बात करते हैं तो अपने देश में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें आज जितने न्यायाधीश हैं उतने न्यायाधीश नहीं हुआ करते थे। न्यायाधीशों की संख्या कम थी। वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश, एक तो कौन था? मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और 2008 में संशोधन किया गया। कब किया गया? 2008 में संशोधन किया गया। और इस संशोधन के तहत मुख्य न्यायाधीश तो एक ही है। कहीं मुख्य न्यायाधीश की संख्या मत बढ़ा देना। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अन्य न्यायाधीश, तो टोटल संख्या इनकी कितनी हो गई? 1 + 30 बराबर कितनी हो गई? 31। वर्तमान की बात करते हैं जो 2017 के बाद 2008 के बाद में, तो अपने देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और उसमें 30 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, जो ये न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो राष्ट्रपति होता है अपने देश का, महामहिम होता है, वह राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, वर्तमान में इनकी नियुक्ति संबंधी कोलेजियम पद्धति चल रही है। कौन सी पद्धति चल रही है? कोलेजियम पद्धति चल रही है। उसमें क्या होता है? कोलेजियम पद्धति में जो एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये लोग मिलकर के राष्ट्रपति के सामने एक नाम पेश करते हैं और उस नाम में से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। अब न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता में देखिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इनके लिए। पहली कंडीशन क्या है कि पहला तो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो कौन सा है? वह है
भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली कंडीशन ही है कि उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा या न्यायाधीश बनाए जाएंगे जो कौन हो, वो भारत का नागरिक हो। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में ये आ रहा है कि वह जिसे न्यायाधीश बनाया जा रहा है वह या तो उच्च न्यायालय में, या तो उच्च न्यायालय में या अन्य किसी दो न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि वह किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो या कानून के बारे में उच्च योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस हो गई, इसके बारे में आपको बता दिया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय में या अन्य किसी दो न्यायालयों में 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च ज्ञाता हो, उच्च जानकार हो, उसे न्यायाधीश बनाया जाता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। किसकी बात करते हैं? कार्यकाल की। कार्यकाल में अपन ये देखते हैं कि जो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये 65 वर्ष तक रहते हैं। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं या इन पे महाभियोग भी लग सकता है। महाभियोग भी लग सकता है। महाभियोग की बात करते हैं कि महाभियोग कैसे लगता है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, किसके? संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने, ये अलग अलग, जैसे राज्यसभा और जो लोकसभा होती है, जो अलग अलग की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा होती है, अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितने तिहाई? 2/3 बहुमत से ये प्रमाणित कर दें, क्या? किसके प्रति? मुख्य न्यायाधीश के प्रति या न्यायाधीशों के प्रति, कि उनको अयोग्य घोषित करते या आपत्तिजनक ऐसी कोई बात बताएं, तो अगर राष्ट्रपति, ऐसा होने पर राष्ट्रपति की आज्ञा से उसे पद से हटना पड़ेगा। तो उसका एक महाभियोग सिस्टम होता है कि संसद के दोनों सदन होते हैं, अपने सदस्यों के अलग अलग बहुमत से, अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब बात करते हैं वेतन भत्तों की बात करते हैं। 2017 से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन था, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपए था। वर्तमान में हो गया 2,80,000, 2.80 लाख या 2,80,000, समझ गए ना। और यहाँ पर जो अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश, इनका वेतन था 90,000, अब हो गया है 2.50 लाख, यानी कि 2,50,000 रुपये इसका वेतन हो गया है। वर्तमान 2017 के बाद में अभी इनके वेतन में संशोधन हुआ है और इसका वेतन बढ़ा दिया गया। तो बुक्स में तो दे रखा है 1 लाख प्लस 90,000, लेकिन जो वर्तमान जो नई कंडीशन उसमें 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश के हैं, अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसको आवास संबंधी भत्ते वगैरह मिलते रहते हैं। उन्मुक्तियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियाँ क्या होती हैं? उन्मुक्तियों का मतलब होता है कि जो न्यायाधीश या मुख्य न्याय जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो इनके कार्यों की कोई निंदा नहीं करेगा, ठीक है, कोई आलोचना नहीं करेगा, इसलिए इसे आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, उसे कहते हैं उन्मुक्तियाँ। आलोचना नहीं कर सकता कोई, आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। किसके प्रति? इनके कार्यों के प्रति, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसकी आलोचना नहीं की जाती है।
अब न्यायालय का मुख्य स्थान की बात करते हैं। भाई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद है 130 के अनुसार, अनुच्छेद 130 के अनुसार देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होगा? दिल्ली में। दिल्ली क्या है? केंद्रीय राजधानी। दिल्ली क्या है? केंद्रीय राजधानी। तो इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। अब न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। अब इसमें यह है कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश बन जाए तो उसे अन्य, फिर वहाँ से जैसे सेवानिवृत्ति होता है, सेवा से मुक्त होता है, तो फिर अन्य किसी भारत के उच्च न्यायालय में या वहाँ पर वकालत नहीं कर सकता है। ये न्यायाधीशों की एक तरह से पाबंदियाँ होती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, बात करेंगे इसकी जो शक्तियाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात करेंगे आज अपन। ठीक है। ये मोस्ट टॉपिक है, पेपर में आता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। भाई सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो अपन ये देखते हैं कि संविधान के अनुसार अपने देश का सर्वोच्चतम जो न्याय की सीढ़ी है वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस न्यायालय में जो अन्य जो उच्च न्यायालय हैं उनके प्रति वहाँ पर वाद किया जा सकता है और या उनके निर्णयों को यहाँ पर ले जाया जा सकता है और वहाँ पर इसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखते हैं। पहला कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। ठीक है। देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसे दो भागों या वर्गों में बांटा गया है पहला एक में दिया है ये एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इसका मतलब ये है कि ऐसे विवाद जिस पर सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती है, इसको अपन प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कह सकते हैं। अब ये कौन से विवाद हो सकते हैं? भारत सरकार या एक या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होता है, भारत सरकार या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उसका जो वाद है वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। या अपन ये भी कह सकते हैं भारत संघ का कोई राज्य, भारत संघ का कोई राज्य या दो से अधिक राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो उससे संबंधित जो वाद है वो भी किस में प्रस्तुत किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसका जो बी है इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और एक होता है इसका प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। भाई समवर्ती की बात करते हैं, जब कानून बनाते हैं तो कानून देखो तीन स्तर पे बनते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करते हैं।
भाई जिसमें अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो उसमें संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों आती हैं। तो इसी प्रकार अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं समवर्ती की। तो ऐसे वाद होते हैं जिस पर अपने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में विवाद, उसका वाद किया जा सकता है, उस पर निर्णय करने का अधिकार दोनों का होता है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, कौन से प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। वो इसका प्रारंभिक एकमेव समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसका जो दूसरा क्षेत्राधिकार की बात करते हैं दूसरे की, वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा होता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, देखो ये महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए, तो आपने पढ़ा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों को 2 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, दूसरा था प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो इसी प्रकार से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं उनको स्पष्ट कीजिए। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम न्यायालय है, इससे आगे कोई न्यायालय नहीं है, ठीक है, देश के लिए। तो वहाँ पर अन्य जो राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनके प्रति वहाँ पर वाद किया जा सकता है, उनके प्रति किए गए निर्णय पर वहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। तो इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को अपन देखते हैं तो निम्न प्रकार से ये निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार हैं, अलग अलग कर रखा है इनके अपीलीय क्षेत्राधिकारों को। जैसे कुछ संवैधानिक होते हैं, ठीक है, या कुछ फौजदारी होते हैं और कुछ दीवानी होते हैं, है ना। इस प्रकार से इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। तो एक ही बात करते हैं, ए है इसका संवैधानिक, बी कौन सा इसका, भाई अभी चर्चा कर रहे हैं जिसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहा है, तो बी कौन सा है इसका, अगला कौन सा है, दीवानी, और सी कौन सा है, फौजदारी। कौन सा है, फौजदारी। तो इसको संवैधानिक के रूप में, दीवानी रूप में और फौजदारी रूप में इसको अलग अलग भागों में एक तरह से स्पष्ट कर रखा है। और एक होता है विशिष्ट होता है इसका, कौन सा होता है, विशिष्ट। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार से हैं, संवैधानिक रूप में इसको पढ़ेंगे, दीवानी के रूप में पढ़ेंगे, फौजदारी के रूप में अपन पढ़ेंगे और विशिष्ट के रूप में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं संवैधानिक के रूप में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, संवैधानिक जो इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ए संवैधानिक, ठीक है। देखिए अनुच्छेद, इसमें बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 में वर्णित है कि अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे अगर किसी विवाद के प्रति, से मान लो उच्च न्यायालय में कोई विवाद पेश किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय अगर ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है, विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है, ठीक है, तो इसकी जो सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय की जो निर्णय के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील है वह सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये इसका संवैधानिक क्षेत्राधिकार होता है। अपील में देखते हैं कि जो पहला कौन सा था, संवैधानिक। अभी बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 132 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 132 के अनुसार उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में
की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था संवैधानिक अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत की गई है। दूसरी बात करते हैं अपन दीवानी। दूसरा कौन सा था? दीवानी। देखो दीवानी जो विवाद होते हैं उसमें पहले एक तय समय पैसे से संबंधित एक सीमा तय की गई थी, रुपए से संबंधित एक सीमा तय की गई थी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई 20,000 रुपये से अधिक रुपए का अगर कोई विवाद है, कोई मामला है, तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। कितने हज़ार रुपये से? 20,000 रुपये या इससे अधिक रुपए की जो सुनवाई कहाँ की जा सकती है? दीवानी न्यायालय में। लेकिन इसमें संशोधन किया गया है और 1973 में, कब किया गया था? 1973 में। 1973 में एक संशोधन किया गया था और वो संशोधन में 30वें, वो संशोधन कौन सा था? 30वां संविधान संशोधन था। तो उसमें तय किया गया था कि अब ये जो पैसे की जो समय सीमा है इसको हटाया जाएगा। अब अपील के लिए कोई पैसे की समय सीमा निर्धारित नहीं है। सी की बात करते हैं अपन फौजदारी। फौजदारी की बात करते हैं। ये विशेष विवाद हैं। ये क्या है? विशेष विवाद हैं। तो फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों, फौजदारी के क्षेत्र की बात करते हैं तो उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो कौन से ऐसे विवाद हैं जिसकी अपील उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? तो पहली बात करते हैं कि जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके अधीन भी उच्च न्यायालय होता है, उसके अधीन भी न्यायालय होते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो किसी का विवाद अन्य न्यायालय में चल रहा है, ठीक है, और उस अन्य न्यायालय ने उस विवाद में जो व्यक्ति है उसको एक तरह से दंड से मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? दंड से मुक्त कर दिया। लेकिन उच्च न्यायालय ने उस विवाद को अपने पास मंगवा करके उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए, उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो, तो इस प्रकार की अपील सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के विरुद्ध कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर की जा सकती है। ठीक है। दूसरा है उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी इस की जो सुनवाई है वह उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो फौजदारी मामला है उसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि कब उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये दो कंडीशन आपको बता दी कि एक तो कि जैसे मान लो किसी न्यायालय में विवाद चल रहा है और वहाँ पर जो अभियुक्त है उसको दंड से मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन उच्च न्यायालय उसको मंगवा कर उसको मृत्युदंड दे दिया हो। ठीक है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर के अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे। तो इस प्रकार की कंडीशन में इस विवाद की जो अपील अपने सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब विशिष्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विशिष्ट की बात करते हैं। विशिष्ट देखो कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन इस श्रेणी में नहीं आते कि जैसे मान लो कि बात कर रहे थे कि वो जैसे कि उच्च न्यायालय ने किसी को मृत्युदंड भी नहीं दिया हो या किसी को अन्य न्यायालय द्वारा दंड माप के व्यक्ति के निर्णय को बदल कर उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो। ऐसा नहीं होने पर भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अनुच्छेद 135 के अनुसार, अनुच्छेद 135 के अनुसार, ये अनुच्छेद याद करना बड़ा कठिन काम होता है, थोड़ा सा आप इसको सीरियसली लेना, लिख करके याद करना कि अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालयों को छोड़ करके, कौन से न्यायालयों को छोड़ करके? सैनिक न्यायालयों को, इसके विरुद्ध नहीं। तो सैनिक न्यायालय होते हैं, न्यायालयों को छोड़कर अन्य कोई भी न्यायालय हो सकता है,
लेकिन वो सैनिक न्यायालय नहीं होना चाहिए। भारत के अन्य किसी न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, अन्य किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये था इसका एक तरह से अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा था? अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें संवैधानिक पढ़ लिया अपन ने, दीवानी पढ़ लिया, फौजदारी पढ़ लिया और विशिष्ट पढ़ लिया। इसका जो तीसरा क्षेत्र का अधिकार देखते हैं वह अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशिष्ट, अपील के लिए विशिष्ट आज्ञा देने का अधिकार। अभी वो विशिष्ट पढ़ रहे थे ना अपन ने, इससे ऊपर पढ़ा है, वही बात है कि सैनिक न्यायालयों को छोड़ करके, कौन से न्यायालयों को छोड़ करके? सैनिक। इसमें अनुच्छेद 136 काम करता है। अनुच्छेद 136 के अनुसार, वो तो किसके अनुसार था? 135 के अनुसार। यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है? 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़ करके भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपने यहाँ अपील का अधिकार देता है, अपने यहाँ उसकी अपील कर सकता है, ऐसा अधिकार उसका देता है। तो उसका एक अपील के लिए विशिष्ट आज्ञा देने का अधिकार हो गया। लेकिन किसको छोड़ करके? सैनिक न्यायालय को छोड़ करके। किसे छोड़ करके? सैनिक न्यायालय को छोड़ करके ये इस प्रकार का कार्य कर सकता है। अब चौथा है परामर्श संबंधी। चौथा कौन सा है? परामर्श संबंधी। चौथा कौन सा आ गया? परामर्श संबंधी। चौथा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को। देखो, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार भी प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के अनुसार अपन देखेंगे यहाँ पे। तो अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में बात करते हैं, संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है। कैसा है? सार्वजनिक महत्व का है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किससे परामर्श मांगता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब इस परामर्श, ठीक है, तो न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या न करना वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो इसका पांचवा है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। अभिलेख न्यायालय क्या है? ठीक है, देखिए इसमें अनुच्छेद 129 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 129 के अनुसार, अनुच्छेद 129 के अनुसार चर्चा करेंगे अपन। देखिए, अनुच्छेद 129 के अनुसार, अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें दो बातें हैं। अभिलेख न्यायालय से दो आशय हैं। कितने आशय हैं? दो आशय हैं। पहला तो क्या है कि अभिलेख न्यायालय के पहला आशय है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसके निर्णय सब जगह एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि वह इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन दी गई है
कि इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। पहली कंडीशन तो इसकी ये है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में दिया है कि इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो अभिलेख न्यायालय की दो शर्तें हैं। अभिलेख न्यायालय की दो शर्तें, एक तो इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे और एक न्यायालय के अवमानना पर उससे किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक, ये भी विशिष्ट है। देखो अपने कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, व्यक्ति के कुछ स्वतंत्र, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुसार। तो इसका रक्षक भी ये होता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका रक्षक माना जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ, देखो इसमें दे रखा है कि कुछ लेख जारी कर सकता है। वो कौन कौन से होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परामदेश प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा व उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय है, जो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनका एक रक्षक माना जाता है, उसकी एक रक्षा के रूप में कार्य करता है। अब संविधान का रक्षक, संविधान का संरक्षण व न्याय पुनर्विलोकन, ये भी विशेष मोस्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का रक्षक होता है, वो संविधान की रक्षा करता है। अगर संविधान में कभी कभार ऐसी विधि का निर्माण हो जाता है कि वो देश के लिए, देश के हित में नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है। बात करते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन, देखो ये विशेष मान जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। देखो अपने देश में जैसे संघीय व्यवस्थापिका है या राज्य व्यवस्थापिका है, ये क्या करती हैं? ये देश के लिए कानून बनाती हैं। क्या करती हैं? देश के लिए कानून बनाती हैं। लेकिन दोनों, जैसे मान लो कि दोनों ने कोई कानून बनाया, ठीक है, ठीक है, क्या बनाया? कानून बनाया। तो ऐसा कानून बनाया जो सरकार द्वारा, ऐसा कानून बनाया कि वो कानून है संविधान के अनुसार नहीं है, वो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो फिर ये क्या करती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे जो विधि का निर्माण किया गया है उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकती है। इसके लिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है। देखो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं कि यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं, या तो वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, या कुछ वो ऐसी नीति बना रहे हैं जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में संघ या राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं, क्योंकि उसको बर्खास्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है, उसको अवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है। तो ये एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की इसकी शक्ति हो गई। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक होता है। और अगर जैसे मान लो कि अगर राज्य या संघ सरकार देश के कानून का हनन कर रही है,
ठीक है, या ऐसा कोई नीति का निर्माण कर रही है, उसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या वो अतिक्रमण कर रही है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा बनाई गई जो विधि होती है, बनाया गया जो कानून होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, अवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये सारे कंडीशन से क्या हो गई, एक सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, लेसन नंबर 6 जो केंद्र सरकार का था। आगे वाला जो लेसन है वो राज्य सरकार का होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे।